नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कोरोना के दौर में मीडिया की हालत क्या हो गई है। मीडिया की एक हालत तो थी कि उसने एक वैचारिक रुख ऐसा ले लिया था जिससे वो बहुत आलोचना उसकी हुआ करती थी, होती रही है, हो रही है। लेकिन आर्थिक कारणों से उसमें कुछ उथल-पुथल मची है और ये आर्थिक कारण कोरोना की वजह से सारी दुनिया में आया है। चूंकि भारत में लॉकडाउन है तो सारी औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं। हर आदमी अपने पास जिसकी जितनी भी हैसियत है उसको छुपाने की, उसको बचाने की और उसके जरिए अपना हिसाब किताब बनाने की कोशिश कर रहा है। तो निश्चय ही जो विज्ञापन देने वाले तौर तरीके हैं और जो उद्योग जगत और दूसरे लोग जो विज्ञापन दिया करते थे मीडिया को, सरकारें भी जो दिया करती थी, उस सब में भारी कटौती हो रही है। और उसका नतीजा ये है कि मीडिया में एकाएक बहुत बड़े पैमाने पर छटनी शुरू हो गई है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस बंद होने जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं और एक मंदी की मार, जैसे कहा जाए, आर्थिक मंदी की बड़ी तगड़ी मार मीडिया क्षेत्र में आ रही है। उससे लोगों की भाषा बदल रही है, आचरण बदल रहा है और विचार बदल रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक बहुत ही शानदार मित्र मौजूद हैं, जिनके पास मीडिया जगत की ही नहीं और सारे जगत की भी बहुत खबरें रहा करती हैं और बहुत आपको आनंद आएगा अभी बात उनकी सुन के, और वो बहुत अंदर की बातें आपको बताएंगे कि हो क्या रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है। तो ये बात शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे वो अनुरोध कर लें जो हम आजकल रोज किया करते हैं कि सत्यहिंदी.com आप लोगों के मदद, प्रेम, स्नेह से एक साल में ही सबकी चर्चा में, सबके बीच, और आप लोगों की शिक्षा रोज जो हमें मिलती है कि कभी आवाज नहीं आती है, कभी कोई दूसरी तकनीकी दिक्कत होती है या कभी कोई गुणवत्ता की दिक्कत होती है, कभी कंटेंट में भी आपको कोई सवाल होता है, तो वो सब आप लेके आते हैं और कितना अच्छा लगता है। हम उसका आदर करते हैं, उसको हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश किया करते हैं। और इसी क्रम में आपसे इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हम लोगों ने हर कार्यक्रम के अंत में एक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है जिसमें एक लिंक है। कृपा करके उस लिंक पर जाइएगा और हमारे आपके बीच जो रिश्ता बना है, इस रिश्ते को और प्रगाढ़ करते हुए सत्य हिंदी की इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान कीजिएगा। तो ये हम लोगों का रोज का आजकल आपसे अनुरोध रहता है। आपको इसके लिए धन्यवाद। अब हम शरद जी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करते हैं। ये बताइए कि इस मंदी की मार इतनी जल्दी, इतने बड़े पैमाने पर कैसे नजर आने लगी? देखिए, ये बहुत दिनों से चल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वही गलत है। विदेशों के मुकाबले हमारे देश में मीडिया बहुत हद तक विज्ञापन पर निर्भर है। दूसरे देशों में अखबार की जो कॉस्ट आती है वो सीधे के सीधे सब्सक्राइबर को पास ऑन कर दिया। एक रीडर को उतना पैसा भुगतान करना होता है एक अखबार खरीदने के लिए जो उस अखबार की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। हम उसको हेवीली सब्सिडाइज करते हैं। एक अखबार बनाने की कीमत 16 से 20 रुपए के बीच आती है भारत में, और हम उसको बेचते हैं 4 से 5 रुपए के बीच। तो बाकी जो 15 रुपए हैं वो हम विज्ञापन से जुटाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा विज्ञापन करता सरकार है, तो इसलिए सरकार पे या कॉर्पोरेट जगत पे अखबार निर्भर होते हैं, तो उन कृपा पे ही अखबार चलते हैं। अगर सरकार किसी भी अखबार, किसी भी टीवी चैनल से मुख मोड़ ले तो अखबार को या टीवी चैनल को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक बड़ी, और चूंकि कोरोना के चलते इतनी बड़ी मंदी आई हुई है, न कॉर्पोरेट चल रहा है, न सरकार के पास पैसे हैं, अखबार वालों के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। अखबार आजकल और टीवी चैनल बहुत मुश्किल में है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या अखबार के या टीवी चैनल्स के सामने आई हुई है, और इसका अभी फिलहाल जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक इस समस्या का समाधान होता कुछ दिख नहीं रहा है। अपना जो मॉडल है वो मीडिया को बदलना होगा। हमें विज्ञापन आधारित मीडिया से हटके हमें सब्सक्राइबर्स पे जाना होगा, और सब्सक्राइबर्स को भी एक अगर इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए तो इतना उनको भुगतान करने के लिए तैयार होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया वो अगर जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें भुगतान करने के लिए तैयार होना चाहिए।
तो आपका कहना है कि ये वक्त कोरोना की वजह से ऐसा आ गया है कि जब मीडिया, जो कहा जाता था कि कारपोरेट का एक तरह से माउथ पीस हुआ करता था, उनके द्वारा चुनी गई नीतियों का, उनके द्वारा चुने गए विचारों का, उनके द्वारा चुनी गई संस्कृति का और उनके द्वारा चुने गए नेताओं का प्रचार प्रसार किया करता था, उसकी जगह अब ये चुनौती आ गई है जिसमें ये बदलाव हो सकता है कि क्राउड फंडिंग उसकी जगह ले, और नहीं तो पे करके और लोग खबर पढ़ पाएंगे, और ऐसी सूरत में वो फिर वो खबरें पढ़ेंगे और वो खबरें उन तक आएंगी जो खबरें उनकी हैं, जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, या वो ऐसी खबरें पढ़ना चाहेंगे। तो इस तरह से मीडिया में स्वतंत्रता जो होते हुए भी नहीं थी और कारपोरेट घरानों की तिजोरियों में कैद थी, शायद उसमें कुछ आजादी की खनक सुनाई दे आने वाले दिनों में कोरोना के चलते। मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता है। मीडिया, जब मैंने 1985-86 में शुरुआत की थी तो एक स्वतंत्र मीडिया था, तब आप ये बात कह सकते थे और लोग उसको पढ़ना और सुनना पसंद करते थे। लेकिन पिछले दिनों में 15-20 साल में खास तौर से, जब से एक तो वेजेस चेंज हुए और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया, तो उसके बाद किसी हद तक चूंकि हायरिंग फायरिंग हो गई कि कोई भी मालिक किसी भी पत्रकार को कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट करता है, 1 महीने या 3 महीने या 15 दिन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो उतना नोटिस देके वो उसको छुट्टी कर सकता है। तो पत्रकार की स्वतंत्रता तो वहीं खत्म हो गई, वो किसी हद तक निर्भर हो गई मालिकों पे। क्योंकि मालिक अपना रेवेन्यू देखते हैं, अपनी बॉटम लाइन देखते हैं, तो वो आती है सारी की सारी सरकार या कॉर्पोरेट के विज्ञापन से। तो पत्रकार की निर्भरता हो गई मालिक पे, मालिक की निर्भरता सरकार और कॉर्पोरेट पे। तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया का जो एक मिथ था वो भी अब खत्म हो चुका है। और पिछले मेरे ख्याल से 8-10 साल से ये हो गया है कि या तो कोई कांग्रेस का पत्रकार है, कोई बीजेपी का पत्रकार है, तो कोई आम आदमी पार्टी का पत्रकार है। तो आज इंडिपेंडेंट पत्रकारिता लगभग खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ अब एक जो यूटोपियन वर्ल्ड होता है उसमें जिंदा है, अदरवाइज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज ऑलमोस्ट डेड। और मुझे लगता भी नहीं कि अभी जल्दी अगले साल 2 साल में ऐसा कुछ होने वाला है, जब तक कि कोई ऐसा माध्यम ना आए जिसमें फाइनेंसिंग सिस्टम ऐसा हो कि जिसमें हम सरकार या कॉर्पोरेट पे निर्भर होने के बजाय अपने आप पे या सब्सक्राइबर्स, रीडर्स, ऑडियंस पे निर्भर हो। कि अगर ऑडियंस हमें स्पॉन्सर करते हैं तो हम खुल के इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर सकते हैं। जैसे एक हफिंगटन पोस्ट है, वो ऐसा माध्यम है जो सिर्फ और सिर्फ रीडर्स द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसी तरीके से और भी कई ढेर सारे माध्यम पूरी दुनिया में उभर रहे हैं। अभी तक भारत में 2-4 ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, लेकिन अभी तक वो कोई बहुत मास लेवल पे सर्कुलेटेड नहीं है। और जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो कोशिश करते हैं कि या तो ये हमारी तरफ आ जाए, अगर हमारी तरफ नहीं आते तो हम इनको अपने खिलाफ साबित कर सके। यही कांग्रेस चाहती है कि अगर कोई कांग्रेस के साथ नहीं है तो उनको सिद्ध कर दें कि सब ये बीजेपी के साथ है, और बीजेपी वाले ये कोशिश करते हैं कि अगर ये हमारे साथ नहीं तो उनको कोशिश ये सिद्ध कर दें कि ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के साथ है। तो इंडिपेंडेंस जो है बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट ऐसा हो गया है पत्रकारिता में। देखिए, शरद जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, और इसके आप प्रैक्टिकल नतीजे देखते हैं कि जो टेलीविजन चैनल्स हैं और जो प्रिंट है, टेलीविजन चैनल्स में कॉस्ट कटिंग करने के लिए एक और तो रेवेन्यूज बहुत बढ़े हैं, लेकिन उस तरह से खर्चे भी बढ़े हैं। दूसरी ओर इनमें कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो फील्ड रिपोर्टिंग वगैरह हुआ करती थी वो सब समाप्त हो गई है। उसकी जगह एक डिबेट सिस्टम ने ले ली है, जिसमें एक कमरे में या इलेक्ट्रॉनिकली कई लोगों को बैठा लिया जाता है जो एडिटोरियल पॉलिसी के तहत चूज किए जाते हैं। आजकल तो उसमें एक ड्रामा टाइप होता है और उसमें बहुत सारे चैनलों पर बहुत सारा शोर, बहुत सारा झगड़ा, बल्कि कुछ लोग ये कहा करते हैं कि उसमें मारपीट भी प्रायोजित की जाती है कि कोई महिला किसी पुरुष को पीट देगी या कोई 2 पुरुष आपस में लड़ जाएंगे तो उस दिन उस चैनल की और चर्चा हो जाएगी। इस तरह के गिमिक्स होते हैं, और इस सब ने एक ऐसी स्थिति ला दी है कि ये जो मीडिया जो कथित, चूंकि उसकी लीडरशिप टेलीविजन के हाथ है, तो टेलीविजन ने इस चीज को इतना विद्रूप बना दिया है। अभी एक खबर आई है कि एक सुदर्शन टीवी नाम का जो चैनल है
उसके ऊपर 50 लाख रुपए का एक कोर्ट ने जुर्माना किया है झूठी खबर चलाने का। अभी अल्ट न्यूज ने लगातार सीरीज से दिखाया है पिछले 3-4 महीनों में कि हमारे देश के ज्यादातर चैनल्स, एक न्यूज एजेंसी और भी अन्य लगातार झूठ परोस रहे हैं और उनको कोई शर्म नहीं है। अभी 3-4 दिनों की आप चर्चाएं देख रहे होंगे। एक महोदय बहुत बड़े चैनल के अंग्रेजी वाले हिस्से के एडिटर हैं, उनका एक इंटरव्यू है एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक के साथ। उसमें वो कुछ बात ऐसी पूछना चाहते हैं जिससे वो इस देश के सबसे बड़े राजनेता को खुश कर सकें, लेकिन जो जवाब आता है वो उनको भी नाखुश कर देता है, उनका चेहरा उतर जाता है। वो वीडियो बहुत तैर रहा है, उस पर सोशल मीडिया में, ट्विटर पर तो बाकायदा ट्रेंड वगैरह चला, बड़ी बहसें हुई, फिर वो खिसिया के उसका जवाब देने आए। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि एक दूसरा राष्ट्रीय चैनल है जिसका जो राज्य का चैनल है उसके ऊपर चार्ज है कि वो वहां दंगा भड़काने में शामिल था और वहां उसकी वजह से अनैरकी फैल गई, लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अब उसमें जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो तो रिपोर्टर अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसने दी थी, डेस्क ने उसको कुछ ट्विस्ट किया और उसके बाद लेकिन जो उनका हिंदी का राष्ट्रीय चैनल है उसने बिना किसी सूचना के सब कुछ ट्विस्ट कर दिया और जो आईटी सेल बीजेपी का प्रचार करता है वो उससे आगे बढ़ के प्रचार करने लगा और वो अकेला नहीं, उस धारा में फिर बहुत सारे चैनल शामिल हो गए और पता चला एक एंकर जो एक दिन पहले उसी घटना पर कुछ कह रही थी, दूसरे दिन उसका ही वीडियो आता है कि जब वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी पूरी भाषा ही बदल गई और वो अब बिल्कुल दूसरी बात कह रही है। तो इस तरह की स्थितियां जिनको मतलब सुनना समझना बहुत अजीब है, ये अब आम फहम हो गई है, रोज घटने वाली घटनाएं हो गई है, रोज इनका मजाक बनता है, रोज ये झूठ में पकड़े जाते हैं, कभी माफी मांगते हैं कभी नहीं भी मांगते, आगे बढ़ते चले जाते हैं और रोज यही सब करते हैं। और सबसे ज्यादा इन्होंने सामाजिक नुकसान ये किया है कि देश के ताने बाने को एकदम जार जार कर दिया है। सारी खबरें उस आदमी की टिप्पणी से ही आप देख लीजिए, वो टिप्पणी उसने मीडिया पे तो नहीं कही लेकिन उसने तो पूरे देश पे तमाचा लगाया है। दुनिया का इस समय सबसे ख्याति नाम लेखक है, सबसे बड़ी किताबें उसकी लिखी हुई है, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें उसकी हैं और वो आपको आके कहता है कि आप ये सब क्या करते हैं भाई, ये हिंदू मुस्लिम कोरोना में आपको कहाँ से मिल जाता है, ये कोई बीमारी किसी धर्म के साथ कैसे जुड़ जाती है, सब क्या आप लोग एब्सर्डिटी करते हैं, उसने शब्द यूज किया है। तो ये हमारे जो भी पत्रकारिता का चेहरा है उस पर एक भारी तमाचा है। लेकिन इस बीच बड़ी रोचक घटनाएं आ रही हैं। आप अगर ट्विटर पर जाएंगे इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स पे तो आप पाएंगे कि इनमें से बहुत सारे जो मोदी भक्त टाइप हुआ करते थे एकाएक नौकरी चले जाने के बाद क्रांतिकारी हो गए हैं। एक सज्जन जो एक चैनल को हेड करते थे, शरद जी बताएंगे, आजकल वो अपना खुद यूट्यूब पे चलाने पे बाध्य, नौकरी चली गई है, तो वो एक किसान नेता से बात करते हैं। तो अब वो बात करते हैं जो ये मजदूरों के हक में एक आध चैनल में कुछ जो स्टोरी आती है, जो फील्ड रिपोर्ट्स तो लगभग नदारद हैं, एक आध दो चैनलों के एक दो रिपोर्टर बेचारे मेहनत करके दिल्ली या उसके आसपास की कुछ खबरें निकाल लाते हैं, उससे थोड़ी इसकी चर्चा हो जाती है। एक ऐसा मामला जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश की सन्नद्ध है, उसकी खबरें ही नहीं है, जबकि उनकी तकलीफ दुनिया में सबको पता है। और अब जो वो सज्जन नौकरी जब उनकी चली जाती है तो एक किसान नेता से बात करते समय उन खेतीहर मजदूरों और मजदूरों की बात करते हैं। कुछ ऐसी घटनाओं पर प्रकाश डालिए शरद जी, क्या घट रहा है ये सब चारों तरफ? शीतल जी, सबसे पहले मैं उस घटना पे आता हूँ जिसका अभी आप चर्चा कर रहे थे कि एबीपी माझा के एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने उनको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि साहब तेलंगाना से कुछ ट्रेन चलने वाली है विशाखापत्तनम से मुंबई के लिए। उसको लेके वो खबर करते हैं कि साहब अब ट्रेनें चलने वाली हैं कुछ जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए, जो माइग्रेंट लेबर है, जो फंसे हुए हैं, उनको उनके घरों तक ले जाने की योजना है। उस एबीपी माझा मराठी का चैनल है, उस चैनल को देखने के बाद बहुत ढेर सारे माइग्रेंट लेबर जो हैं वो अपने घर जाने के लिए बांद्रा स्टेशन पे पहुंचते हैं। और मेरे पास ये देखिए, ये उस टीवी चैनल एबीपी न्यूज की क्लिपिंग है जिसमें वो दिखा कि रेलवे स्टेशन, वो कहते हैं बांद्रा में मस्जिद के सामने इतने लोग क्यों जमा हो गए। बताइए। वही नहीं, एबीपी माझा ही नहीं, इंडिया न्यूज के भी यही ट्वीट किया
कि बांद्रा में मस्जिद के सामने इतने ढेर सारे लोगों के इकट्ठा होने का अर्थ क्या है जी। तो अब पूरा एक नैरेटिव बदलने की बात है जी। लोग ट्रेन पकड़ने गए थे जी। इंडियन रेलवेज ने जी। एक लंबे समय तक अपनी बुकिंग ओपन रखी 14 तारीख जिस दिन प्रधानमंत्री की घोषणा हुई उस दिन दोपहर तक बुकिंग हो रही थी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब ट्रेनें शुरू होंगी जी। लोग ट्रेन पकड़ने पहुंचे जी। लेकिन मीडिया क्या दिखाता है कि सब मस्जिद के सामने अब एक बांद्रा रेलवे स्टेशन के बगल में कोई मस्जिद है जी। लोगों को रेलवे स्टेशन नहीं दिख रहा है मीडिया को मस्जिद दिख रही है और जो मैं आपको दिखा रहा था ये देखिए एबीपी न्यूज लगातार ये कह रहा था कि ये मस्जिद के सामने जी जी इकट्ठा हुई भीड़ जी और इस चैनल की जी मैं अब आपको उनका दूसरा एक वीडियो दिखाता हूँ जब एबीपी माझा के रिपोर्टर को सरकार ने महाराष्ट्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया झूठी खबर फैलाने के लिए जी तो उसके बाद जो इंडिया टीवी के एडिटर हैं और वो अटैक कर रहे थे कि साहब महाराष्ट्र सरकार ने बाबरी एक मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा होने दी उन्होंने एस टीवी न्यूज एडिटर्स गिल्ड के एक प्रेसिडेंट के बतौर उन्होंने लेटर लिखा सरकार को कि साहब एक रिपोर्टर को हमारे क्यों गिरफ्तार कर लिया गया ये गलत है ये पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला है अब उनको हमला दिखाई दे रहा है ये बताइए शरद जी ये जो पत्रकारिता में एक सत्ता की ओर रुझान होता है तो समझ में आता है कि सत्ता के पास बहुत सारी चीजें देने के लिए होती हैं डराने के लिए भी होती हैं आज के वक्त में तो ऐसा बहुत लगता है कि ये दोनों चीजें काम कर रही हैं लेकिन जो पहले सत्ता में लोग रहे हैं आज विपक्ष में हैं बहुत सारे लोग तो उनसे भी जुड़े रहे हैं और उनके वफादार कहे जाते हैं ये आलोचना भी होती है आज जो सत्ता की आलोचना करता है कि तब कहाँ थे तो उनमें से किसी का कोई प्रसंग आपको याद हो तो बताइए आजकल जो हुआ शीतल जी बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जिनको एक लंबे समय से माना जाता था कि वो कांग्रेस के खेमे के पत्रकार हैं या कांग्रेस के करीबी पत्रकार हैं माना जाता था कि जब वो लिखते हैं तो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन होती है ऐसे ही एक महिला पत्रकार एक टीवी चैनल में काम करती हैं बहुत ही बड़े टीवी चैनल में जिसके बहुत ढेर सारे रीजनल चैनल भी हैं और हिंदी और अंग्रेजी का तो है ही तो महिला पत्रकार हाल ही में जो संसद सत्र था जब खत्म होने वाला था उससे 2 या 3 दिन पहले संसद में राहुल गांधी से टकरा गई उन्होंने राहुल से अपनी करीबी जताने की कोशिश की और राहुल ने साफ उनसे कहा कि मैडम नाउ वी आर डिसअपॉइंटेड विद यू वी हैड इन्वेस्टेड सो मच इन यू We have invested so much in you. क्या वर्ड है कि हमने आप में बहुत कुछ निवेश किया था क्या बात लेकिन आपने हमें निराश कर दिया तो मतलब भाजपा हो या कांग्रेस निष्पक्षता किसी को पसंद नहीं है एक पहले कहा गया था निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए आज हालत ये है कि सभी नेता सभी सत्ता में जो भी पार्टी होती है सबको सिर्फ चाटुकार पसंद है किसी को पत्रकार पसंद नहीं है तो ये एक चलन आया है जैसे मैंने पहले भी कहा पिछले 10-15 साल में आया है कोई 1-2 साल का या 5 साल का या 6 साल का नहीं है 15-20 साल का है और इस चलन को रोकना बहुत जरूरी है और ऐसे में सत्य हिंदी चैनल जैसे जो निष्पक्ष इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं वो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ये जो अभी फैसले हुए हैं कुछ संस्थानों में जहां लोगों की नौकरियां गई हैं कुछ जगहों पे तनख्वाह कम हुई है कुछ जगहों पे नौकरियां जाने वाली हैं डर आ गया है और ये सब देख के जो लोग कुछ बदल रहे हैं ऐसे कुछ संकेत बताएं हमें आप ऐसे कहाँ आप देख पा रहे हैं एक थोड़ा सा हिंट किया था कि एक सज्जन थे जो पहले किसी चैनल में थे और वो जैसे जो आजकल 2 टर्म हो गए हैं एक भक्त टर्म हो गया है और एक मतलब एंटी भक्त हो गया है या प्रो मुस्लिम हो गया है या प्रो गरीब हो गया है
तो मतलब भक्त का अर्थ हो गया है कि जो प्रो सरकार हो, जो प्रो आरएसएस हो, प्रो बीजेपी हो और प्रो कॉर्पोरेट हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो भक्त हुआ। बाकी इसके अलावा जितने हैं वो सारे दूसरे लोग, दूसरे तरीके के पत्रकार हैं। तो वो साहब जब अभी 1 हफ्ते पहले उनकी नौकरी चली गई, वो एक बहुत बड़े अखबार के चैनल के संपादक थे, हिंदी अंग्रेजी कई चैनलों में काम करते थे। तो अचानक जब नौकरी गई उसके बाद अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक माइग्रेंट लेबर्स पे, वही जिनकी हम बात कर रहे थे, अच्छा, जो लोग कोई मद्रास से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आना चाहता है, यूपी बिहार के गरीब लोग सब जगह जाके काम करते, कोई जम्मू कश्मीर में काम करता है, तो वहां से लोग आके यहाँ अपने घर आना चाहते हैं। जब 1 महीने के लिए लॉकडाउन हो गया, न उनके पास खाने को है, न उनके पास रोजगार का साधन है, तो उनको भी अपने परिवार की चिंता सताती है। तो ऐसे लोगों पे जब उन्होंने, उन सज्जन, उनका नाम भी मैं ले सकता हूँ, तो जब उन्होंने नाम क्या करें जी, तो जब उन्होंने प्रोग्राम किया तो उनका पूरा का पूरा ध्यान उन माइग्रेंट लेबर्स के प्रति था, उनकी सहानुभूति माइग्रेंट लेबर्स के प्रति थी। जबकि जब तक वो चैनल में थे तब तक सारा का सारा ध्यान उनका कॉर्पोरेट्स पे होता था, सरकार पे होता था। कभी भी उन्होंने माइग्रेंट लेबर्स या इस तरीके के गरीबों की बात नहीं की, क्योंकि वो एक डाउन मार्केट चीज समझी जाती है। रेवेन्यू कभी भी गरीब मजदूर किसानों से नहीं आता है, रेवेन्यू हमेशा कॉर्पोरेट से आता है या सरकार से आता है। तो एक चैनल की मजबूरी भी होती है, एक मीडिया की मजबूरी होती है। मे भी शायद इस वजह से वो वैसा कर रहे थे। अब जब स्वतंत्र हो गए हैं तो इसलिए अब उनको अपनी स्वतंत्रता, अपनी की स्वतंत्रता, अब वो मजदूर गरीब मजलूमों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें एक और नाम लेना चाहता हूँ। बहुत सालों से हम लोग में सुनते, उनका माना जाता था कि बहुत ज्यादा एंटी बीजेपी है और उनके अधिकतर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ स्टूडियो में रह के होते थे। एडिटर थी, रिपोर्टर्स को काम बताती थी, आप यहाँ चले जाइए, वहां चले जाइए। अब जब से उन्होंने एनडीटीवी छोड़ा है, उनके पास कोई बड़ा चैनल नहीं है। अब उन्होंने यूट्यूब पे मोजो नाम का अपना चैनल बनाया है और अब वे सब जगह खुद जाती हैं, लोगों की समस्याएं समझती हैं और बहुत ही खूबसूरती से उसको प्रेजेंट कर रही हैं। तो अब उनका जो सारा का सारा ध्यान है, अब किसी हद तक कभी कभी वो प्रो बीजेपी भी दिखती है। तो लोगों के चेहरे अब बदल रहे हैं, लोगों के मिजाज बदल रहे हैं, पत्रकारिता का चेहरा बदल रहा है। और मैं नहीं कह सकता कि अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, लेकिन फिलहाल पत्रकारिता का चेहरा बहुत तेजी से बदल रहा है। तो हम लोग इस बात को समेटेंगे, चूंकि वीडियोस और वो भी नेट पे चलाना, आजकल नेट भी कम मिल रहा है लोगों को, जब लंबे हो जाते हैं तो फिर उनको संपादित करने और चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन बड़ी आपने जैसे विचारोत्तेजक सूचनाएं दी और हमारे दर्शकों को मजा आएगा ये सब सुन के कि क्या हो रहा है, और एक आशा बंधेगी कि किसी भी किस्म का परिवर्तन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें लाता है। तो इसमें भी दोनों किस्म का अनुभव होगा भविष्य में हम लोगों को, ये उम्मीद करते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ समेटते हैं। और शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे बात होगी इस तरह के और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।